नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हाजिर हूं एक क्राइम की नई स्टोरी के साथ। कल की जो स्टोरी थी हमारी एक हीनियस मर्डर क्राइम से रिलेटेड थी। आज की भी स्टोरी एक मर्डर मिस्ट्री है और एक हीनियस क्राइम से ही रिलेटेड है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा की है। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और कहानी में जानते हैं कि यह कहानी कितना सनसनी रूप ले लिया। और पहले हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हो सकता है इस जो घटना हुई है, जो ये मर्डर हुई है, इसमें जो दोषी है वो एक महिला है और हो सकता है हिंदुस्तान में पहली बार उस महिला को फांसी हो सकती है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अमरोहा जगह है। अमरोहा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बावन खेड़ी एक छोटा सा गांव है। उस गांव में शबनम नाम की एक युवती रहती थी। वो अच्छे घराने से भी थी, सूफी परिवार से वो बिलोंग करती थी। उसका परिवार समृद्ध था, सब कुछ था, उसके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ था। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से पूरी की थी। उसने डबल एमए भी की थी और उसके पिता भी एक शिक्षक थे। उस ज़माने में यह बात है तकरीबन 2008 की। लोग शबनम की दरिया दिली की मिसाल देते थे। वह बच्चों को, यह भी कहा जाता है कि वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती भी थी। पढ़ाने के दौरान वो कुछ बच्चों के फीस भी भर दिया करती थी। वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से सजग नहीं थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे, उनकी वो फीस भी भर दिया करती थी। कहानी है 14 अक्टूबर 2008। अभी बता दें कि वर्तमान परिवेश में बावन खेड़ा जो जगह है, वहाँ पर आज के परिवेश में कोई ऐसा घर नहीं है जो अपनी बेटी का नाम कभी भी शबनम नहीं रखना चाहता। वहाँ के लोग शबनम नाम से ही तिरस्कार करते हैं। इसकी वजह भी यही घटना है। घटना की तरफ चलते हैं। जब शबनम स्कूल में पढ़ाती थी, पढ़ाने के दौरान ही उसको एक युवक से प्यार हो जाता है। युवक का नाम सलीम बताया जाता है और वो सलीम एक निम्न वर्ग का व्यक्ति था। हैसियत के हिसाब से बात करें तो शबनम और सलीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो सलीम था वो 5वीं फेल था, मज़दूर था, मज़दूरी करता था। दोनों में इश्क इस कदर चढ़ गया कि परिवार वालों के पास तक यह मैटर जा पहुंचा। शबनम सलीम से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जब परिवार वालों को पता चला तो परिवार वालों ने कड़ा विरोध भी किया, क्योंकि उस समय जो परिवेश थे साफ तौर पर स्पष्ट था, क्योंकि जो शबनम थी वो एक ऊंचे घराने की थी और सलीम एक निम्न वर्ग का था। और हैसियत की बात भी करें तो शबनम के पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति, जायदाद, पुश्तैनी, बहुत सारी चीज़ें थी। वहीं दूसरी ओर सलीम के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन शबनम और सलीम दोनों में बेइंतहा मोहब्बत था। ये दोनों परिवार वालों की बात नहीं माने और छुप छुप कर मिलते रहे। आइए उस रात की बात करें जिसे आज भी हिंदुस्तान में काली रात के नाम से जाना जाता है। यह दिन था 14 अप्रैल 2008। तकरीबन शाम 5:30 बजे शबनम सलीम को कॉल करती है। 5 बार वो कॉल करती है। ठीक उस समय जब सलीम घर में दाखिल होने वाला होता है, उसके बाद जब ये वाक़या पूरा घटित हो जाता है तो उसके बाद भी वो सलीम को कॉल करती है। खैर, इस मुद्दे पे हम आते हैं कि 14 अप्रैल को उस रात आखिरकार हुआ क्या था। 14 अप्रैल रात तकरीबन 12:30 बजे शबनम की चीख पुकार की आवाज़ आती है। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो दंग आ जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। फिर वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं शबनम एक कोने में बैठकर चीखती और चिल्ला रही होती है। सब पूछते हैं। तभी परिवार वालों की जब नज़र उसके परिवार के 7 सदस्यों की तरफ जाती है तो उनके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। देखते हैं कि 7 जो वहाँ पे लाश पड़े हुए थे उनको बुरी तरीके से कुल्हाड़ी से काटा हुआ था। मौकाए वारदात पर पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस बल की टीम भी पहुंचती है। उस समय शबनम की हालत बहुत ख़राब रहती है।
फिर उसे पहले अस्पताल भी भेजा जाता है। उस समय वो कुछ भी बयान देने की स्थिति में नहीं रहती है। हालांकि उस समय बॉडी को शिनाख्त कर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। पोस्टमार्टम का जो ड्यूरेशन था वो लगभग, अगर 14 अप्रैल को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था तो उसकी रिपोर्ट 15 अप्रैल को आनी थी। तब तक तो किसी का भी शक सलीम के ऊपर भी जा रहा था, लेकिन किसी का शक शबनम के ऊपर नहीं जा रहा था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस का शक शबनम की तरफ जाता है। हालांकि यह भी मैं बता दूं, जब शुरुआती पूछताछ शबनम से की गई तो उसने यह बताया कि परिवार वाले और मैं सब साथ में सो रहे थे। डिनर करने के बाद छत के ऊपर जो दरवाज़ा लगा हुआ था उसके ज़रिए कोई साथ बताती है कि 3 से 4 व्यक्ति घर के अंदर दाखिल होते हैं और फिर वो सारे परिवार वालों की हत्या कर देते हैं। ऐसा शबनम ने पुलिस वालों को बताया। उस समय तो पुलिस वाले यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि जो शबनम की मनोदशा थी वो यही बयां करती थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस भी कुछ समय के लिए सकपई में आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ कि जो शबनम के परिवार वाले थे उनकी हत्या जिस तरह से दिख रही थी वैसी हो नहीं रही थी। हत्या करने से पहले उन्हें पॉइजन दिया गया था, मतलब यूं कहें तो उनकी पॉइजन से ही मौत हो चुकी थी। उसके बाद उन पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। अब पुलिस का शक शबनम की ओर जाने लगा। हालांकि शबनम अभी भी इस बात से दरकिनार करती रही। शबनम ने बताया, फिर एक टीम का गठन भी हुआ। फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव टीम जांच भी करने लगी। वही बता दें कि उस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मायावती तुरंत मौके पर पहुंचती हैं और आनन फानन में शबनम को 5 लाख रुपए देने का वादा करती हैं और फिर वो वहां से निकल जाती हैं। अगले दिन जांच एजेंसी जो पुलिस बल की टीम का गठन हुआ वह चीज़ों को तह से तहकीकात करनी शुरू कर दी। शबनम ने बताया कि जो छत का पीछे वाला जो दीवार है वहीं से चोर अंदर दाखिल हुए थे। जब पुलिस बल की टीम वहां पहुंचती है तो देखती है जो दीवार था उस पर किसी के भी निशान नहीं थे और एक छोटा सा पाइप भी था, जर्जर अवस्था में बिल्कुल था। अगर कोई इंसान उसे पकड़कर चढ़ने की कोशिश भी करता तो वो धराशायी हो जाता। जितने भी चीज़ें बताई शबनम ने, पुलिस को उससे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो सबूत दिख रहे थे वो सब कुछ स्पष्ट कर रहा था कि इसके पीछे शबनम का ही हाथ। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। उस समय इतना पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है, लोग धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं और साफ तौर पे लोगों की जो भावनाएं थीं वो बहुत ही शबनम से जुड़ी हुई थी और लोग शबनम के विरोध में कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। विरोध प्रदर्शन के बावजूद वहाँ के जो तत्कालीन एसएचओ थे उनका तबादला कर दिया गया। फिर एक नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की वहाँ नियुक्ति होती है। उनका नाम है आरपी गुप्ता। आरपी गुप्ता चीज़ों को तह से तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। फिर मायावती के सचिवालय से एक कॉल आता है कि शबनम को 5 लाख रुपए देने का वादा किया है, उसे मैं देना चाहती हूँ। आरपी गुप्ता मायावती से कहते हैं कि आप मुझे 2 दिन की मोहलत दे दें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आरपी गुप्ता को साफ तौर पे चीज़ें पहले से ही क्लियर हो गई थी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं शबनम का हाथ है। उसके बाद आरपी गुप्ता की टीम ने सबसे पहले सलीम के घर पर दस्तक दी और सलीम को गिरफ्तार कर लिया और अपने रौद्र रूप में, जिसको कहे पुलिस जिस तरह से टॉर्चर करके जिस तरीके से भी अपराधी से चीज़ें उगलवाती है उसके साथ सारी यातनाएं दी जाती हैं। उसके बाद वो कबूलता भी है कि आखिर वो किस तरह से प्लानिंग करता है इस मर्डर का, और उसने चीज़ों को स्पष्ट भी किया। उसके बाद शबनम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो पूरा मामला खुल जाता है। शबनम ने बताया, सबसे पहले यह भी बता दें कि इन सबको गिरफ्तार करने से पहले पुलिस शबनम के कॉल डिटेल्स को भी खंगालती है।
जिस रात ये वारदात घटित हुई थी, उस रात शबनम के कॉल्स डिटेल की जब पुलिस ने पूरा खंगाला तो पता चला कि 900 कॉल्स आए थे और ठीक मर्डर से पहले और मर्डर से बाद सलीम को कॉल किया गया था। ये सब पुलिस ने पहले ही डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए थे और शबनम को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लेती है। जब शबनम से पूछताछ की जाती है तो शबनम ने मामले का खुलासा भी किया। उसने बताया कि परिवार वाले हमारे प्रेम के खिलाफ थे। मैं बेइंतहा सलीम से मोहब्बत करती थी और उसके बिना नहीं रह सकती थी। उसने यह भी बताया 14 अप्रैल की रात सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद सबके खाने में जहर मिला दी। जहर मिलाने के बाद कुछ ही घंटों बाद सबकी मृत्यु हो जाती है। उसने यह भी बताया कि उसे जहर सलीम ने लाकर दिया था। जब सबकी मौत हो जाती है, और वो भी बता दें कि इसमें मौत जिन जिन लोगों की हुई है पहले मैं स्पष्ट कर दूँ, इसमें शबनम के माता पिता, 2 भाई, भाभी और उसकी मौसेरी बहन और एक 7 महीने का नवजात। सोच सकते हैं आप, 7 महीने की नवजात भी इस हादसे का शिकार था। शबनम ने बताया 6 जनों को तो उन्होंने जहर दे दिया, लेकिन जो बच्चा था उसको तो वो जहर नहीं दे सकती थी। पहले उसने उसका गला घोट दिया और फिर सलीम को कॉल किया। सलीम मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद सब पर कुल्हाड़ियों से वार करता है, और ताकि यह दिखाने के लिए कि इनकी हत्या कुल्हाड़ी से की गई है। फिलहाल अभी दोनों को उस समय अरेस्ट भी कर लिया गया और 2010 में कोर्ट का यह फैसला आता है कि दोनों को फांसी की सज़ा हो जाए। फिर रिव्यू पटिशन दे करके दोनों हाई कोर्ट पहुँचते हैं। वहाँ भी हाई कोर्ट का यही स्टे रहता है कि दोनों को फांसी दी जाएगी। हालांकि यह भी उसी समय मामला खुलासा हुआ जब यह हत्या शबनम द्वारा की गई थी तो वो 7 महीने की गर्भवती भी थी। उसने बताया यही मुख्य वजह है उसकी हत्या करने की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर परिवार वालों को यह पता चल जाएगा तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। जेल में ही जब वह बंद थी तो 7 महीने की गर्भवती भी थी। जेल में ही उसने अपने बेटे को जन्म दिया और 7 साल तक जेल में उसका बेटा पला बढ़ा। और फिर जो जेल का नियम होता है उसके मुताबिक उसे जेल से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी विषय ये थी कि उसे कहाँ रखा जाए, क्योंकि शबनम ने तो अपने पूरे परिवार वालों का कत्लेआम कर दिया था, कोई बचा ही नहीं था। तो अब आखिरकार उसके बेटे को कोई देख रेख करने वाला भी नहीं था। शबनम जब शिक्षिका के तौर पे स्कूल में पढ़ा रही होती है तो उसने एक बच्चे की फीस भरी थी। उस बच्चे का नाम था सैफ़ी। सैफ़ी की उस समय शादी भी हो जाती है। यह बात है तकरीबन 2010 की। सैफ़ी को यह बात पता भी चलती है और सैफ़ी शबनम से मिलने के लिए जेल में आता है और यह तकरार करता है कि वह उसके बेटे की परवरिश करेगा और उसे थोड़ा सा भी भनक नहीं होने देगा कि उसके माता पिता शबनम और सलीम हैं। शबनम से वादा करके सैफ़ी उस लड़के को लेके अपने घर लेके चले जाते हैं और फिर उसे अपने बेटे की तरह परवरिश करते हैं। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी फ़िलहाल उस समय डेथ वारंट इशू करती है। उसके बाद ये शबनम और सलीम राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका की भीख मांगते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा भी ये खारिज कर दिया गया। तो ये है 52 खेड़ी की उस काली रात की कहानी, जिसे आज भी लोग वहाँ पर बात करना नहीं चाहते। आज भी लोग शबनम का नाम सुनते हैं तो दहशत में आ जाते हैं। आज भी लोग किसी भी बच्ची या बेटी का नाम शबनम नहीं रखते, शबनम नाम से ही घृणा करते हैं। आज की क्राइम की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे हम इसी वक्त एक क्राइम की नई सनसनीखेज स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।